कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जान रहे हो, हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ रहे हैं और चैप्टर 1 से स्टार्ट किए हुए पढ़ना। बच्चों, हमने आप सभी को सिखाया, पहले लेसन के शुरुआत के टॉपिक एक्सप्लेन किया। पहले लेसन जिसको आप जान रहे हो, कूलाम का नियम एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम लोगों ने जो है इस लेसन में पढ़ लिया आवेश क्या होता है, आवेश का इतिहास आपको बता दिया। आपको हमने बताया कि जो है बहुत समय पहले 600 ईसा पूर्व के आसपास की घटना बताए थे। थेल्स नामक दार्शनिक ने अंबर नाम के पदार्थ को ऊन पर रगड़कर ये देख लिया था कि अंबर में हल्के पदार्थों रुई, तिनका, कागज, घास फूस, खरपतवार आदि को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। और आप सभी को समझाए थे कि अगर जो है ध्यान हो आप लोगों को, तो यह भी पढ़ाए थे कि इस घटना के 2200 वर्षों बाद 1600 ईस्वी में श्रीमान डॉक्टर मेडिकल साइंटिस्ट गिलबर्ट ने जब दूर दूर से इस घटना के बारे में सुना तो इस घटना को रिवाइज किया। चूंकि 16वीं शताब्दी में गिलबर्ट ने प्रयोग रिवाइज किया, अंबर नाम के पदार्थ को ऊन पर रगड़ा और पाया कि उसमें हल्के पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण होता है। तो ये गिलबर्ट साहब वैज्ञानिक थे, ये रुके नहीं, इन्होंने और भी दुनिया के बहुत सारे पदार्थों को लिया और उन्हें कहीं न कहीं घर्षण कराया और ये देखा कि लगभग दुनिया के सभी पदार्थ को घर्षण कराए जाने पर उनमें हल्के पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। और जैसा कि आप जान रहे हो कि ये सब गिलबर्ट ने जब किया तो एक साइंटिस्ट हुए हैं डॉक्टर ब्राउन। उन्होंने ये महत्वपूर्णता के साथ देखा या डिसाइड किया कि हर पदार्थ को घर्षण कराया जाए तो उसमें हल्की वस्तुओं को अपनी ओर खींचने का गुण आ जाता है। जैसा कि अंबर को ऊन पर रगड़ा जाए, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाए, एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल पर रगड़ा जाए या फलालैन पर रगड़ा जाए, तो इन सभी वस्तुओं में हल्के पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रॉपर्टी या स्टेमिना आ जाती है। इसी प्रॉपर्टी या स्टेमिना को चूंकि ये सबसे पहले अंबर में पाया गया था, अंबर का यूनानी नाम इलेक्ट्रॉन था। इलेक्ट्रॉन से इस प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रिसिटी, जिसकी हिंदी बिजली या विद्युत या आवेश होता है, दे दिया गया। परिभाषा भी बताए थे बन गई कि वस्तुओं को घर्षण कराए जाने पर उनमें हल्के पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करने का जो गुण आ जाता है, उसी गुण को विद्युत या आवेश कहते हैं। और बच्चों, जिन वस्तुओं में यह गुण पाया जाए, जो वस्तुएं ऐसा जो है व्यवहार प्रदर्शित करें, उन वस्तुओं को हम आवेशित वस्तुएं कहते हैं। और जिन वस्तुओं में यह गुण ना हो, वे वस्तुएं अनावेशित वस्तुएं कहलाती हैं। वस्तुओं में आवेश का गुण बन जाना आवेशन कहलाता है, चार्जिंग कहलाती है, आवेशन कहा जाता है। और प्यारे साथियों, ये फिजिक्स की एक ब्रांच बन गई है जिसमें इन सब बातों का अध्ययन किया जाता है। हमने समझाया था भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेश, आवेशित वस्तु, अनावेशित वस्तु, इन सब का अध्ययन किया जाए, उसी विज्ञान को हम स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। और प्यारे बच्चों, उसके बाद हमने आप सभी को, अगर ध्यान हो और अगर याद हो, तो आप सभी को बच्चों हमने मुक्त इलेक्ट्रॉन समझाया था क्या होते हैं,
और मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर आवेश या आवेशन की व्याख्या की थी। तो याद करिए वो पुरानी बातें हैं कि आपको समझाए थे, किसी परमाणु की सबसे बाहर वाली कक्षा के वे इलेक्ट्रॉन जिन पर नाभिक का नियंत्रण बल, आकर्षण बल बिल्कुल नगण्य हो, जिन्हें थोड़ी बहुत ऊर्जा देकर कक्षा से हटाया जा सके, भगाया जा सके, उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। आप सभी को समझाए थे कि परमाणुओं के बाह्यतम कोश के वे इलेक्ट्रॉन जिन्हें थोड़ी बहुत ऊर्जा देकर कक्षा से पलायित कराया जा सके, वे इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन या स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन या आजाद इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और इन इलेक्ट्रॉनों के अलावा जो है नाभिक के चारों चक्कर करने वाले शेष समस्त इलेक्ट्रॉन संबद्ध इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो किसी परमाणु की कक्षाओं में दो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो एकदम आखिरी में रहा है, संबद्ध इलेक्ट्रॉन माने जो करे अलावा बाकी सब है। बच्चों, हमने आपको एक साइंटिस्ट से मिलवाया था, अमेरिका के वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन। आपको इनकी स्टोरी बताया था कि इन्होंने प्रयोग करके सत्यापित किया कि कांच की छड़ को अगर रेशम पर रगड़ा जाए, एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल या फलालाइन पर रगड़ा जाए और ये आवेशित रहे, तो ये हल्के पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। साथ साथ जब ये एक जैसी छड़ें, एक जैसे स्वभाव की छड़ें पास पास लाई जाती हैं, जैसे कांच आवेशित वाली कांच आवेशित के पास लाई जाए, एबोनाइट आवेशित वाली एबोनाइट आवेशित के पास लाई जाए, तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। जबकि विपरीत व्यवहार वाली छड़ें पास लाई जाए, आवेशित कांच की छड़ के नजदीक आवेशित एबोनाइट वाली छड़ लाई जाए, तो दोनों में अट्रैक्शन या आकर्षण होता है। तो माने बेंजामिन फ्रैंकलिन ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने यह पता लगाया कि वस्तुओं में घर्षण के कारण आवेश या आवेशन का गुण बनता है, लेकिन अलग अलग वस्तुओं में अलग अलग प्रकार का गुण बनता है। कांच की छड़ में जो आवेशन का गुण वो अलग है, एबोनाइटिया की छड़ में जो आवेशन का गुण है वो अलग है। और तब इन्होंने बताया कि इसका मतलब जो है घर्षण कराए जाने से वस्तुओं में दो प्रकार के आवेश के गुण जो है प्रकट होते हैं या प्राप्त होते हैं। और ये समझाया गया कि कांच की छड़ पर जो भी आवेश उत्पन्न हुआ है, क्यों ना उसे धनावेश कहा जाए, और एबोनाइट की छड़ पर जो आवेश उत्पन्न हुआ है उसे क्यों ना ऋणावेश कहा जाए। और इस प्रकार बेचारे बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने आवेश का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण किया, जिन्होंने सबसे पहले दुनिया को बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। तो इन वैज्ञानिक को श्रेय जाता है आवेश का वर्गीकरण करने का। हम आज भी आवेश दो ही प्रकार का मानते हैं। हमें जो बेंजामिन फ्रैंकलिन बताकर मर गए हैं उसी को ध्यान रखना है कि आवेश कई प्रकार का, दो प्रकार का, धनम आवेश, ऋणम आवेश। और बच्चों, अब चूंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर आवेशन की व्याख्या की गई, तो साइंटिस्टों ने समझाया कि अरे भगवान, जब दो जो है वस्तुओं को आपस में घर्षण कराया जाता है तो दोनों वस्तुओं को ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, और इस वजह से किसी एक वस्तु के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ऊर्जा प्राप्त करने के कारण अपने परमाणु से बाहर होकर के दूसरी वस्तु पे चले जाते हैं। when दो वस्तु कराइन घर्षण आपस में एक दूसरे पर, जब दो वस्तुओं का एक दूसरे से घर्षण होता है तो एक वस्तु से मुक्त इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु पर एकत्र हो जाते हैं, और इस प्रकार एक वस्तु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कमी बन गई और दूसरी वस्तु पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अधिकता बन गई। प्यारे साथियों, जिस वस्तु पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कमी बन जाती है उसी वस्तु को हम धनात्मक वस्तु कहते हैं, और जिस वस्तु पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या बढ़ोतरी बन जाती है उसी वस्तु को हम ऋणात्मक वस्तु कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का चले जाना या मुक्त इलेक्ट्रॉनों का कम हो जाना धनावेश कहलाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का आ जाना या मुक्त इलेक्ट्रॉनों का बढ़ जाना ऋणावेश कहलाता है। और बच्चों, इस तरह से ये समझ सकते हो कि जब वस्तुएं धन आवेशित होती हैं तो उनसे जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं सामान्यतम अवस्था से, मतलब उनका द्रव्यमान अब पहले के अपेक्षा कम हो जाता है। दे बिकम हलुक हलुक, माने वस्तुएं थोड़ा हल्की हो जाती हैं, उनका द्रव्यमान
इलेक्ट्रॉन जितना चले जाते हैं उतना द्रव्यमान उनका कम हो जाता है। और जब वस्तुएं ऋणावेशित होती हैं तो वे पहले की अपेक्षा थोड़ा भारी हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उन पर चाचा इलेक्ट्रॉन आ गए हैं और जितना चाचन के वजन है उतने वजन अब इलेक्ट्रॉन है वस्तु के पहले से ज्यादा हो जाएगा। और जब मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल सिखा दिया गया तो हमने जैसा कि आपको बतलाया था, कांच की छड़ पर का आवेश, रेशम पर का आवेश, एबोडाइट की छड़ पर का आवेश और विस्मृत चिन्ह, हम लोग जो है और भी तमाम जो वस्तुओं का आवेश है उनके गुणों को समझा दिया गया। ये बताया गया कि अफसोस करो इस बात का कि जब अंबर को खून पर रगड़ा गया तो अंबर से कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन निकल कर उनवा पे आ गए और बदले में अंबरवा की छड़ क्या हो गई? इलेक्ट्रॉन की कमी इसमें, और इस वजह से अंबर जो है धनावेशित हो गई। ऐसे ही कांच की छड़ को यदि असम पर घिसेंगे रगड़े तो कांच की छड़ से मुक्त इलेक्ट्रॉन रेशमुआ पर चले गए। कांच की छड़ से कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई और इस प्रकार कांच की छड़ जो है धनावेशित हो गई। आइसेन एबोनाइट के छड़ का बिल्ली का खाल पे जब रगड़ा गया तो बिल्ली के खाल से कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन निकल के एबोनाइट पे इकट्ठा हो गए और इस वजह से एबोनाइट की छड़ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई और जो है एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित मान ली गई। तो इस प्रकार से समस्त प्रकार की वस्तुओं में घर्षणवा के कारण जो आवेश बनता है उसे समझाया जा सकता है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के आधार पर आवेशक की व्याख्या हुई इस तरह से। और बच्चों जैसा कि आप जान रहे हो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का चले जाना धनावेश, आ जाना ऋणावेश। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के पदों में आवेश की गणना की जाने लगी। वस्तु पर जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन चलिए जाते थे उतना प्लस ई आवेश उस पर बन जाता था और वस्तुया पर जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन आ जाते थे वस्तुया पे उतना माइनस ई का आवेश बन जाता था। और इस प्रकार आवेश की माप, अंग्रेजी में बात करो, क्वांटिटी ऑफ चार्ज, आवेश की मात्रा क्यू से लिखी जाने लगी। क्यों बोले तो आवेश की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ चार्ज, और ये जो है सूत्र से दी जाने लगी। क्या आपको पता है इस लेसन का ये पहला सूत्र है जो सवाल लगाने के लिए आपको मिलेगा। इस पर 4-5 सवाल कम से कम इस पूरे लेसन में है। तो यहाँ देखिए जरा, आवेश की मात्रा क्यू बराबर प्लस माइनस, जहां क्यू क्या है आवेश, उस पर उत्पन्न आवेश, प्लस या माइनस, जब इलेक्ट्रॉन कम होते रहेंगे तो प्लस आवेश, इलेक्ट्रॉन बढ़ते रहेंगे तो ऋण आवेश। एन जितने इलेक्ट्रॉन आए या जाए, स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन, और ई इलेक्ट्रॉनिक आवेश या मूल आवेश। प्यारे साथियों, वस्तुओं पर घर्षण के कारण उत्पन्न आवेश की चर्चा मुक्त इलेक्ट्रॉन के पदों में की जाती है और इसलिए मुक्त इलेक्ट्रॉन पर का जो आवेश होता है उसे मूल आवेश या इलेक्ट्रॉनिक आवेश कहते हैं। एक चच्चू थे बताए हुए हम मिलकर, जिन्होंने कहा कि जब जो है आवेश की गणना मुक्त इलेक्ट्रॉन के पदों कर रहे हो तो इसे जो है स्मॉल ई से लिखो, और मिलकरवा कैलकुलेशन करके पता लगा लिया कि एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर -1.6×10⁻⁻⁹ कूलम का ऋणात्मक आवेश होता है। और प्यारे बच्चों, इस तरह से ये आवेश की बहुत छोटी मात्रा है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर के आवेश के पदों में वस्तुओं पर उत्पन्न आवेश की गणना हुए है, इसलिए मुक्त इलेक्ट्रॉन पर के आवेश को इलेक्ट्रॉनिक आवेश या मूल आवेश बोले हैं। ओके भाई भाषा। और मुक्त इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है दुनिया का वेरी छोटंका आवेश, और इसे ई से व्यक्त करते हैं। जोर से चिल्ला के बोल दो, इसका मान क्या होता है? -1.6×10⁻⁻⁹
इज दैट ओके? यह एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। चवन्नी चवन्नी की चीजें भी कुछ बताए थे, याद करो कि जब वस्तुओं पर घर्षण होता है तो वस्तुओं पर हमेशा उत्पन्न आवेश पूर्ण संख्या में होता है। या तो किसी वस्तु पर +1e का आवेश बनेगा, या तो -1e का, या किसी वस्तु पर +2e का आवेश बनेगा, या तो +3 का आवेश बनेगा, या तो माने वस्तुओं पर उत्पन्न आवेश हमेशा पूर्ण संख्या में बनता है। और इसे ही आवेशी परमाणुता कहते हैं। वस्तुओं पर उत्पन्न आवेश, बोलो बोलो, वस्तुओं पर उत्पन्न आवेश हमेशा जो है पूर्ण संख्या में होता है। और जो है +1e -1e +2e -2e इस तरह से वस्तु पर उत्पन्न आवेश होता है। तो इसलिए इसे हम जो है आवेशी परमाणुता कहते हैं। अब अगर दो वस्तुओं को घर्षण करावे हुए, जब दो वस्तुओं में घर्षण होता है तो एक वस्तु पर जितना धनात्मक आवेश बने है दूसरी वस्तु पर उतना ऋणात्मक आवेश बन जावे है। माने एक वस्तु पे अगर +4e के आवेश बना था तो दूसरा की -4e, दैया दोनों इकट्ठा कर दी तो आवेश फिर जल जाए, फिर से शून्य हो जाए, वस्तु बिना आवेश के हो जाए जैसे पहले रही। तो आप समझ गए कि वस्तुओं पर घर्षण के कारण सदैव समान परिमाण के तो विपरीत दिशा का आवेश बनता है, अर्थात आवेश सदैव परिमाणी रूप में शून्य होता है। माने आवेश संरक्षण नियम का पालन करता है। इसे हम आवेशीय संरक्षण का नियम कहते हैं। तो ये बच्चों आवेशी संरक्षण का नियम हुआ, याद करिए। इसके बाद हमने बताया था एसआई मात्रक, ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा जरा आप सभी लोग कि हम बात कर रहे थे आवेश का एसआई मात्रक। प्यार से सुनिएगा तो प्यार से पेश आएंगे। तो आवेश का एसआई मात्रक, तो भैया ने कुल जाने आवेश का वैसे तो मापन मुक्त इलेक्ट्रॉन के पदों में हुए है, लेकिन आवेश का स्टैंडर्ड मात्रक वैसे अब यहाँ बताना नहीं चाहता हूँ, जान लो। ESU आवेश का स्टैंडर्ड मात्रक होता है। केमिस्ट्री में शायद भी अच्छे से पढ़ने को मिलेगा, या मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, भी टॉपिक फालतू खिंच जाएगा। आवेश का VIP मात्रक, इंटरनेशनल मात्रक कूलाम ही हम लोग प्रयुक्त करते हैं। और आवेश का ये जो मात्रक कूलाम है, यहीं तक हमारी चर्चा। ये तो हम इतना पूरा रिवाइज कर दिए क्योंकि कुछ लोग नहीं आए थे, निकाला दोहरा दे। आवेश का एसआई मात्रक कूलाम, इंटरनेशनल मात्रक कूलाम होता है। और कूलाम को बच्चों हम लोग जो है C से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे लिखते हैं कोलम्ब, ऐसा लिखते हैं कोलम्ब, कोलम्ब लिखते हैं, कूलाम पढ़ते हैं। प्रोनाउंसिएशन में डिस्टर्ब होता है ना, आपको पता है प्रोनाउंसिएशन अंग्रेजी में उल्टा सीधा हो जाता है ना। जैसे जो है यशपाल रेड्डी हमारे बताने जा रहे हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है जरा बताइए। मौत, इसका प्रोनाउंसिएशन ये है, ठीक है। तो ये आपको छोटे टीचर्स शुरू से बताते चले आ रहे हैं, मदर मदर, फादर मदर, ऐसा नहीं है, मौत इस तरह से है इसका प्रोनाउंसिएशन। आप समझ गए कि आप जो है बहुत सारी जगह सच में प्रोनाउंसिएशन नहीं जानते हैं, इसलिए अंग्रेज जब बोलते हैं, जब बात करते हैं तो आपको उनकी इंग्लिश कम समझ आती है। लेकिन अगर कोई हिंदुस्तानी अंग्रेजी में बात करता है तो आपको उसकी इंग्लिश समझ में आती है। वजह कि हिंदुस्तानी वाले हर सिस्टम को बाकायदा व्याकरण सम्मत पूरा ग्रामर से शुद्ध बोलते हैं, सही से बोलते हैं, और जो है वो आपको सुनने में समझ में आता है। लेकिन वो उनकी मदर टंग है तो वो आधा खा के ही बोलते हैं, नहीं समझ में आता है। प्रोनाउंसिएशन, मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ बेटा, मैं क्या बोलता हूँ जानते हो? आज बता दे रहा हूँ, मैंने एक नई भाषा खोजी और उसका नाम है इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलता हूँ, ठीक है। मैं, हाँ, इट्स इन्वेंटेड बाय एंड डिस्कवर्ड बाय मी।
तो आप समझ रहे हो मैं इंग्लिश बोलता हूँ, अंग्रेजी बोलता नहीं, अंग्रेजी बूकता हूँ, धज्जी उड़ा देता हूँ। अंग्रेजी को अपने हिसाब से बोलता हूँ, अपने तरीके से, जैसे मैं चाहूँ वैसे पढ़े। विदेशी चीज है ये, अपने तरीके से प्रोसेस करके पढ़ाऊंगा। तो ध्यान दीजिए इधर। तो आवेश का यसाई मात्रक साथियों क्या होता है? कूलाम। तो आवेश का ये जो यसाई मात्रक कूलाम है, इसे C से डिनोट करते हैं, लेकिन ये आवेश का बहुत बड़ा मात्रक है। कैलकुलेशन किया जा सकता है कि अगर 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो तो कहीं जाके 1 कूलाम आवेश की प्राप्ति होगी। 1 कूलाम आवेश 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के शामिलात आवेश के बराबर होता है। तो जब ये आवेश का एक बड़ा मात्रक है, तो इसलिए आवेश के मात्रक को हम छोटे रूप में प्रयुक्त करके बोलते हैं। जैसे MC मिली कूलाम, मिली कूलाम, ऐसे माइक्रोसी 10⁻⁻6 कूलाम, PNC नैनो कूलाम, PC पिको कूलाम, एंग्लो कूलाम। इस तरह से जो है हम आवेश के मात्रक कूलाम का जो है शोषण दोहन करके उसको रूप बदल करके अपने जो है आम बोलचाल में यूज करते हैं। तो बच्चों, इसी के साथ आवेशीय थ्योरी समाप्त हुई। तो यहाँ पर जो है अब थोड़ा लंतरानी चल रही है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ एक बेइज्जती आप लोगों की और कर दूँ। यहाँ ध्यान दीजिए जरा, एक और अच्छा टॉपिक आपके सम्मुख रखने जा रहा हूँ, साथ दीजिएगा आप लोग। इधर देखिए जरा, आवेशन बोले तो चार्जिंग। कभी कभी बच्चों हम लोग जो है, ध्यान दीजिएगा, हमारा इंग्लिश के ऐसे ऐसे शब्दों को हिंदी में यूज करते हैं जिन्हें हम जानते ही नहीं रहते हैं कि वास्तव में अंग्रेजी शब्द है। मोस्टली आप लोग चार्जिंग चार्जिंग कहते हो, लेकिन आपको शायद ही पता रहे कि ये इंग्लिश शब्द है, इसकी हिंदी कुछ और होती है। तो इसकी हिंदी आवेशन होती है, ठीक है। चार्ज माने आवेश, चार्ज से बना है चार्जिंग, चार्जिंग माने ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं कि जो आप जो है इंग्लिश नहीं उनको हिंदी के रूप में जानते रहते हो। हिंदी बड़ी VIP भाषा है, हिंदी के अपने भी कुछ शब्द हैं, और जो पड़ोसी राज्य हैं हमारे, जैसे तमिलनाडु है, जैसे बिहार है, जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, वहाँ की भाषाओं के शब्द भी हमारी हिंदी भाषा में शामिल हो गए हैं। गुजराती, मराठी और बंगाली, भोजपुरी, कुछ शब्द हमारे हिंदी में सम्मिलित हो गए हैं। और विदेशी भाषाओं के शब्द भी शामिल हो गए हैं, अरबी भाषा, तुर्की भाषा, उर्दू भाषा, चाइनीज भाषा के शब्द, अंग्रेजी भाषा तो शब्दों की भरमार है। सब हम उसको हिंदी बना करके ले लेते हैं, हिंदी बना के पढ़ते हैं। लेकिन कुछ शब्द हम लोग स्वतः भी बना दिए हैं, माने जो कहीं थे ही नहीं, आम बोलचाल में कभी हमारे मुंह से निकल गया तो शब्द बन गया। जैसे एक बहुत फेमस शब्द है, हिंदी में यूज किया जाता है, जो आज तक पता ही नहीं लगी किस भाषा से आया है, कहाँ से बना गया। भौकाल, अरे बड़ा तगड़ा भौकाल आया तुम्हारा। तो ये भौकाल जो है कोई किसी भाषा का शब्द ही नहीं है, ना इसका कोई मतलब होता है, लेकिन मोस्टली पढ़े लिखों के बीच में जो है यूज किया जाता है ना। तो हिंदी भाषा बड़ी खूबसूरत, कभी मौका मिलेगा आपको हिंदी पढ़ाने का तो झूमोगे, पढ़ाऊंगा जब बताऊंगा तो। ऐसे बहुत सारी शब्दावली हैं जो कादरी कोने भाषा से आए के शामिल हो गया हिंदी में, हिंदी के अर्थ के डिस्टर्ब कर दिए हैं, और बिना उनके हिंदी यूज ना की जाकर। अच्छा चला, ये तो ठीक है, हिंदी इंग्लिश साहब, कुछ शब्द आप कभी सुने हो हिंदी में, उनका कोई अर्थ ही नहीं होता, लेकिन उनका सपोर्ट लगा हुआ बिना बोला जाता, बिना उनके काम ही न चले। जैसे कहा जाता है शादी बड़े धूमधाम से मनाई गए, तो धूम सब तो समझ में आता है, धूम धड़ाका, धूम धाम लगा दिए, यहाँ बोली भाषा में देखिए धूम गिरे ना, लड़खड़ाए ना, धूमधाम से ना कहिए खाना वाना खा दिया। अब खाना यहाँ वाना का है, निरर्थक शब्द, खाना सपोर्ट भी न लगा हुआ, खाना के तो लड़खड़ाए गिरने जाए, निरर्थक शब्द, सपोर्टर लगा हुआ है कि ना है भाई। इन शब्दों का प्रयोग करने की क्या जरूरत, शादी बड़ी धूम से मनाई गई ना, अच्छा लगता है ना, गिर जाए धूम, शादी बड़ी धूमधाम से मनाई गई। खाना वाना खा दे, काव काव बनाए यहाँ, काव काव, एक बात बोल दे, काव 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 बनाए यहाँ, तो शब्द को जोड़ देते हैं उसको जो है सपोर्ट देने के लिए। अच्छा चलो ये भी ठीक है, मतलब
पता ना कहाँ कहाँ शब्द हैं, कुछ अपने आपो बन गए, कुछ जो ना हम फालतू लगा देते हैं, जेके कोनो जरूरत ना बा, झूठे से आई खर्च करते हैं, एनर्जी खर्च करते हैं। कुछ शब्द जो ना है दो दो भाषा के एक साथे जोड़ के बोला जाता है। मतलब जैसे विश्वास ना बा हमका कि ऐसी काम चले, ओकरे साथ एक थी और लगा दे। मतलब कि कुछ शब्द जब हम बोलते हैं तो हिंदी में बोलते हैं, लेकिन बगल में कोई अंग्रेजी लगा के बोली थी, बिना उसी काम ना चला। अरे हिंदी में केवल बोला ना, कहते ना देखा ताला लाख कर जाए ले, अरे ताला कहो या लाख कहो, कहते ताला लाख कर दो। दोनों, हिंदी ताला है, लाख ताला है, अंग्रेजी शब्द है, तो दोनों बोलेंगे, एक नहीं बोलेंगे। कहते जैसे गाड़ी उड़ी देखा, ए गाड़ी पीछे बैक करा ले, गाड़ी पीछे बैक करा लो। आप बताओ पीछे कर लो कहो या तो कह दो गाड़ी बैक कर लो, काम चल जाएगा ना? नहीं, दोनों बोलेंगे, हिंदी अंग्रेजी दोनों साथ में मिक्स कर बोलेंगे, काम चले। गाड़ी पीछे बैक कराए, एक शब्द बोला जा सकता है, गाड़ी पीछे कर लो या गाड़ी बैक कर लो, या तो हिंदी बोल जाती है, नहीं दोनों बोला जाता है। सुने हो ना, ये हमको सब सिखा रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखो जरा, एक शब्द आ गया है आवेशक, थोड़ा मनोरंजन के लिए बता दिए, बीच बीच में जानते रहा करो, मेरा भोकाल हिंदी। देखो कहीं लिखा होगा हिंदी से मैं हूं, वाह मैं हिंदी मास्टर हिंदी गए। तो यहां पर ध्यान दीजिए, आवेशन चार्जिंग क्या होता है? वस्तुओं में घर्षण के कारण हल्के पदार्थों को जो अपनी ओर खींच लेने का गुण आ जाता है, उसी गुण को आवेशक कहते हैं। ठीक है, तो देखो जरा, घर्षण के कारण, गौर फरमाइएगा, अभी बहुत मजेदार चीज बताने जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा एनर्जेटिक कर दिए। घर्षण के कारण वस्तुओं को या वस्तुओं में हल्के पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण, आकर्षित करने का गुण बन जाना क्या कहलाता है? बच्चों अब हम आपको बहुत मजेदार चीज पढ़ाने जा रहे हैं, कसम से बहुत इंपॉर्टेंट चीज, भरोसा है ना मेरी बात? आवेशन की विधियां, माने वस्तुओं को आवेशित कैसे किया जाए। What are the method for charging? How many process for charging of anybody? किसी वस्तु को आवेशित कर सकने के कितने कारण हैं या कितने तरीके हैं, या हम किसी वस्तु को किस प्रकार आवेशित कर सकते हैं? आवेशन की विधियां मतलब कितने तरीके से हम वस्तुओं को आवेशित करते हैं। मगर सुनिएगा, ये सारी चीजें जिंदगी भर आपको काम देनी चाहिए और थोड़ा टेक्निकल है और कॉम्पिटिटिव लेवल के हैं, बता दे रहे हैं, मजा आ जाएगी भाई। फिजिक्स मतलब फिजिक्स बड़ा अच्छे से, तो ध्यान दीजिएगा। आवेशन, अभी हमने आपको लिखा है यहाँ पर, घर्षण के कारण वस्तु में हल्के पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण बन जाना क्या कहलाता है? अब उसके बाद देखिए आवेशन की विधियां, माने वस्तुओं को कितने प्रकार से आवेशित किया जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, वस्तुओं को आवेशित करने की विधियां, तो देयर आर 3 प्रोसेस फॉर करिंग आवेशित वस्तुओं को, ऐसे ना, वस्तुओं को आवेशित करने के कुल 3 मेथड है। पढ़िए, नहीं पढ़े। वस्तुओं को आवेशित करने के या आवेशन करने के कुल 3 प्रोसेस हैं। देयर आर 3 विधियां, आवेशन की 3 विधियां हैं, समझिए। पहली विधि क्या है? 2 अनावेशित वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में रखकर अनावेशित वस्तुओं को आवेशित किया जा सकता है। क्या बोले हम, फिर से ध्यान दो। 2 अनावेशित वस्तुएं हैं, दोनों को एक दूसरे के संपर्क में रखिए। 2 के दोनों अनावेशित है, संपर्क में है तो दोनों आवेशित हो जाएंगे, मतलब घर्षण करा के, है ना। तो देखो, 2 अनावेशित, यही तरीके तो आप जानते हो आवेशित करने का, इसी को पढ़ा जाए कितनी देर से। 2 अनावेशित वस्तुओं को, इधर देखो, आपस में घर्षण करा के, साफ साफ लिख दे, चाहे संपर्क में कहा चाहे घर्षण करा के।
ध्यान दीजिएगा जरा बच्चों, थोड़ा सा 2-3 विधियां तीनों एक जैसी हैं, कुछ डिफरेंस है। तो याद हो गया, दो ये क्या है, दोनों अनावश्यक है ना, चार्ज नहीं है ना। अगर इन्हें हम रगड़े तो ये क्या हो जाएगा, हमको पता है एक से मुक्त इलेक्ट्रॉन निकल कर इकाई पर आ जाएगा। तो जब दो अनावेशित वस्तुओं को आपस में घर्षण कराया जाता है तो दो की दोनों आवेशित हो जाती हैं, लेकिन एक जो है धनावेशित बनती है और दूसरी, माने दो अनावेशित वस्तुओं को हम घर्षण कराते हैं तो दोनों विपरीत आवेश से आवेशित हो जाती हैं, माने आवेशन हो गया। एक तरीका आ गया आवेशन का, पक्का हो गया। दूसरा तरीका देखो वस्तुओं को आवेशित करने का दूसरा तरीका, ये अनावेशित वस्तु है। अगर हम इसे आवेशित करना चाहें तो किसी अनावेशित वस्तु को जब किसी आवेशित वस्तु के संपर्क में रख दें, टच करा दें, तो अनावेशित वाली वस्तु भी आवेशित हो जाती है। यहां देखो 2-3 चीज बताएंगे, ध्यान देना। किसी अनावेशित वस्तु को, सभी लोग ध्यान देना, किसी थ्योरी है, किसी अनावेशित वस्तु को कहां रखा जाए, वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में, माने जोड़ दे, न जोड़त ना होए। यहां एक जो डीपली बातें हैं याद करते जाइए, सीखते जाइए। किसी अनावेशित वस्तु माने जो चार्ज नहीं है, अगर उसे चार्ज करना है, उसमें आवेश लाना है, तो उसे आवेशित वस्तु के संपर्क में रख दीजिए, जोड़ दीजिए आवेशित वस्तु के संपर्क में, तो तुरंत आवेशित हो जाएगी। लेकिन यहां एक खास बात, अगर अनावेशित वस्तु को आप धनावेशित वस्तु के संपर्क में रखेंगे तो आपकी अनावेशित वाली वस्तु धनावेशित ही बनेगी। मतलब ऐसा नहीं कि हम जो आवेश चाहिए आवेश से आवेशित हो जाए। अगर हम अनावेशित वस्तु के धनावेशित वस्तु के कांटेक्ट में रखा तो हमारा अनावेशित वस्तु कौन आवेश से चार्ज हुए, और अगर अनावेशित वस्तु का ऋणावेशित वस्तु के संपर्क में रखा तो हमारा वस्तु कौन चार्ज से चार्ज हुए। एक साबित की दिखाई, विश्वास ना आप तो कर सकते हैं हमारी बात, चलो विश्वास कराओ। इधर देखा, आप लोग ध्यान दीजिए, ये क्या है वस्तु, और सपोज करो ये वस्तु जो है धनावेशित है। क्या है, धनावेशित है। अब हम इसके कांटेक्ट में देखा, जोड़ दे है कि ना, एक ऐसी वस्तु रखे जौन अनावेशित, अनावेशित मतलब है जितना धन उतना ही रहे, तब माने का टोटल आवेश शून्य है, संपर्क में रखे कि ना। ये वस्तु का है, मतलब है क्या था, एम इलेक्ट्रॉन की कमी रहा यार, एम सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन कम है ना। तो जब एसी का जोड़ है तो एम देखे इसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बराबर भरा है, एम इलेक्ट्रॉन कम है, तो हिमा से इलेक्ट्रॉन निकल के हिमा आवे लगी ना, एक इलेक्ट्रॉन कमी दूर करे लगी ना, तो हिमा इलेक्ट्रॉन का हो चाहिए कम, और या बिना ये वस्तु का काव्या ले हो गए। तो जब हम किसी अनावेशित वस्तु को धनावेशित वस्तु के संपर्क में रखते हैं तो बदले में हमारी अनावेशित वस्तु भी धनावेशित हो जाती है। कैसे समझ में आया कि ये अनावेशित वस्तु थी, ठीक है बेटा, किसके संपर्क में रखे इसको, धनावेशित। धनावेशित माने चाहिए इलेक्ट्रॉन कमी हो, जब दोनों जुड़ गए तो हमारे इलेक्ट्रॉन कम है, हमारे वाली वस्तु ये इलेक्ट्रॉन जाए लगे ना है, अनावेशित वस्तु से इलेक्ट्रॉन आवेशित वस्तु की ओर आने लगे, इस कारण अनावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन की सामान्य अवस्था से कमी हो गई, मतलब वो वाली वस्तु भी धनावेशित हो गई। समझ आया। इसका उल्टा करते, अगर हम किसी अनावेशित वस्तु को ऋणावेशित वस्तु के कांटेक्ट में रखते, ले किसके संपर्क में रखा था, इलेक्ट्रॉन का वहां ज्यादा है कि ना है, तो जब हमारी अनावेशित वाली संपर्क में आए तो अब ऋणावेशित वस्तु से इलेक्ट्रॉन पे आवे लगी है, अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, माने क्या हो जाए। तो मतलब आवेशन के कितने तरीके पढ़े आप, दो अभी पढ़ाया हूं, फिर से बताऊं। अगर दो अनावेशित वस्तुओं को आपस में घर्षण कराया जाए तो दो की दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं, लेकिन विपरीत आवेश से, एक धनावेशित बनती है और एक दूसरा है
कि अगर किसी अनावेशित वस्तु को हम जो है आवेशित वस्तु के संपर्क में रख दें तो हमारी अनावेशित वाली वस्तु भी आवेशित हो जाती है। लेकिन अगर अनावेशित वस्तु को धनावेशित के संपर्क में रखते हैं तो हमारी वाली वस्तु अनावेशित या जो थी वह भी धनावेशित हो जाती है। और अगर हम अनावेशित वस्तु को ऋणावेशित के संपर्क में रखें तो हमारी अनावेशित वस्तु यह भी ऋणावेशित हो जाती है। बट हाउ, कैसे इट्स पॉसिबल, ये जैसे यहां समझाए ऐसे पॉसिबल। तो देयर आर दो तरीका अभी तक हर आवेशन, आवेशन का दो तरीका हुआ। तीसरा तरीका देखो क्या लिखा है यहां पर, पढ़ो। किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में रखकर चार्ज किए थे। अब की क्या है, रह जाओ, बोलो रहे आवाज।